हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि 19 से 24 अक्टूबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहा है, वो भी सीएपीएफ एसी पेपर 2 के रेस्पेक्ट से। तो जितना भी न्यूज़ रहा है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं कि क्या इशू रहा है, क्या चैलेंजेस रहे हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बाद ये पता लगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब जिस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न में हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्लास को रनिंग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है। क्लियर है, ये पूरा जो है लेक्चर होने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ में इंडिया अपने वॉइस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया रोल इन एम्पलीफाइंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये जो है सबसे पहला थीम है, सबसे पहला टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है। प्लस ये न्यूज़ में रहा है अभी। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। तो देखो, ग्लोबल साउथ मोस्टली हम लोग रिफर करते हैं एशियन कंट्री को, अफ्रीका कंट्री को, लैटिन अमेरिका कंट्री को। मैप से देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ है जा रहे हैं, ये देखो ये सब पूरा जो है नीचे एरिया एक तो साउथ में पड़ता है तो ग्लोबल साउथ बोल रहे हो, ये एक रीज़न है। फिर जब ग्लोबल साउथ को देखोगे तो मोस्टली जो यहाँ पे कंट्री देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्री देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे इस कंट्री में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। प्लस यहाँ पे वल्नरेबिलिटी सेक्शन ज़्यादा होता है ना। फ्लडिंग हो रहे हैं या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड जो है कंसर्न यहाँ पे बना ही रहता है, परसिस्टेंस ही रहता है यहाँ पे। तो ग्लोबल साउथ का मतलब है एक तो साउथ में है इसलिए ग्लोबल साउथ बोल रहे हो। बाकी इसका कुछ फीचर्स देखोगे तो एक तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री देखने को मिलेगा, है ना। मोस्टली जो है पुअर कंट्री देखने को मिलेगा मोस्टली। और थोड़ा डीप में जाओगे तो एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा डेवलपिंग फेज में रहने वाले हैं। पूरा डेवलपमेंट जो है देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो रहा साउथ, ग्लोबल साउथ किसको हम लोग कंसीडर करते हैं। बाकी अब ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि अभी जो है 18 जनरल असेंबली का सेशन हुआ है। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर convene a high-level meeting of the like-minded global south country in New York on the sideline of the 18th session of the United Nations General Assembly। तो ये जो है मीटिंग यहाँ पे कन्वीन किए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। बाकी देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है क्या, तो यूएन जो है एक थिंक टैंक बॉडी है, ठीक है, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो जो यूएन है उसका कई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे कि यूएनएससी होता है ना। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस ये भी होते हैं। इस रेस्पेक्ट से क्या है डिफरेंट इसका डिपार्टमेंट है। एक थिंक टैंक हम लोग यहाँ तक एट प्रेजेंट जो है कंसिडर करके चल सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या इंडिया अपना रोल प्ले करता है ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में। क्योंकि देखो ग्लोबल साउथ में बहुत सारे कंट्री हैं, ये पूरा जो साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका में भी डिफरेंट कंट्री हैं। प्लस यहाँ पे अफ्रीका कंटिनेंट में भी डिफरेंट कंट्री हैं। साथ में एशिया का, फिर सदर्न ईस्ट एशिया का, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री हैं। तो इस कंट्री को अपलिफ्टमेंट करने में इंडिया का क्या रोल रह सकता है, या फिर इस पूरे कंट्री का इंडिया एज अ लीडर इमर्ज हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज रोल इंडिया प्लेइंग इन द चैंपियनिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि ब्रिज करते हैं डिवाइड इन ग्लोबल फोरम में। जैसे कि मोस्टली इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड लेवल में जितने फोरम है, जैसे कि G20 बोल लो, है ना, यूएन काउंसिल बोल लो, यूएन का जनरल असेंबली बोल लो, तो इंडिया एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जितना भी ग्लोबल साउथ में कंट्री हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं उसके वॉइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे वॉइस को, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न है उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, फ्लडिंग आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिर अदर टर्म्स रिलेटेड, इस चीज़ का यहाँ पे बात करते हैं। तो इंडिया तो अपने इंडिया के रेस्पेक्ट से जा रहा है, लेकिन वो पूरा ग्लोबल साउथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि G20 हो गया है, बाकी अदर जो पार्टिसिपेशन है इंडिया के द्वारा, जैसे कि ब्रिक्स हो गया है, क्वाड हो गया है, तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं इंडिया। फिर यहाँ पे डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है।
इंडिया जो है ग्लोबल लीडर इमर्ज होके आए हैं, जैसे कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का बात कर लो, यूपीआई का बात कर लो, क्योंकि यूपीआई अदर कंट्री में भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, अदर कंट्री में भी इसका स्पीड जो है बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो एज डिजिटल टेक्नोलॉजी में या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अपने आप को एक लीडर यहाँ पे इमर्ज हो रहा है इंडिया। फिर मल्टीलेटरल रिफॉर्म एडवोकेसी करते हैं, जैसे कि यूएनएससी में बात आता है जब वेटो पावर का, ठीक है, जब वेटो पावर का बात आता है, क्या होता है वेटो पावर? वेटो पावर एक स्पेशल पावर है जो कि एट प्रेजेंट जो है 5 ही कंट्री के पास है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर 4 पर्सन अगर फेवर में है, 1 पर्सन अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट का बात माना जाएगा, 4 पर्सन का बात नहीं माना जाएगा। इस तरीके से वेटो पावर है। अब इसका कई जगह मिसयूज भी देखने को मिला है। तो मल्टीलेटरल रिफॉर्म का बात करते हैं। अब मल्टीलेटरल जो रिफॉर्म है, जैसे कि यूएनएससी हो गए, तो यूएनएससी जस्ट इंडिया बस रिफॉर्म का बात नहीं करते, साउथ अफ्रीका हो गया है ना, फिर अफ्रीकन कंट्री में डिफरेंट कंट्री वो लोग भी यहाँ पे डिमांड करते हैं कि यूएनएससी में जो है रिफॉर्म आना चाहिए। तो इंडिया अपने थ्रू क्या करते हैं, एज अ ग्लोबल साउथ लीडर रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। जैसे कि रिफॉर्म का बात करते हैं यूएनएससी का, वर्ल्ड बैंक का हो गया, आईएमएफ हो गया, यहाँ पे सब में जो है रिफॉर्म का बात करते हैं इंडिया। उसके बाद जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंट, जैसे कि कहीं पे फ्लड आ गया है तो इंडिया जो है फर्स्ट रिस्पॉन्ड की तरफ काम कर रहे हैं, है ना, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहे हैं तो वहाँ पे भी इंडिया जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के थ्रू काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक इमरजेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया का एज अ ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल जैसे कि ऑपरेशन दोस्त चलाए गए थे टर्की में, ऑपरेशन करुणा चलाए गए थे म्यांमार में। इस तरीके से जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया के द्वारा यहाँ पे चलाए गए हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ पे काम करते हैं। तो ये तो रहा कुछ इनिशिएटिव जो है इंडिया के थ्रू ले रहे हैं, या फिर कैसे वॉइस अपना बढ़ा सकते हैं एज अ ग्लोबल साउथ लीडर। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं, कंसर्न भी देखने को मिलता है। क्या कंसर्न? पहला कंसर्न आता है कि लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। देखो, हालांकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इंडिया के थ्रू, चाहे G20 का बात कर लो या फिर यूएनएससी का बात कर लो, यूएन जनरल असेंबली का बात कर लो, इंडिया के थ्रू जो है पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टिल रिफ्लेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पावर स्ट्रक्चर, है ना। इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड अ मेजर इकोनॉमी, स्टिल अ लेक अ परमानेंट सीट। जैसे कि एट प्रेजेंट अभी बताया वेटो पावर का, ये वेटो पावर कहाँ यूज होते हैं? यूएनएससी में होते हैं। अब देखो, इंडिया जो है यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फिर भी इंडिया के पास वेटो पावर नहीं है। अब यहीं पे क्या हो जाता है, ये बैक हो जाते हैं इंडिया, क्योंकि वेटो पावर में वही बताया कि 4 अगर सपोर्ट में कर रहे हैं, अगर एक फेवर में है तो जो एक सेकेंड ना, जो अगर 4 है सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक अगर अगेंस्ट में हो रहा है तो अगेंस्ट क्या यहाँ पे बात माने जाएंगे। इस तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेशन का कम होना यहाँ पे डिनोट करते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एट प्रेजेंट वेटो पावर नहीं है, लेकिन डिमांड होता है कि इंडिया को भी वेटो पावर होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अनफेयर ग्लोबल ट्रेड रूट, जैसे कि WTO जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम इज अ पैरालाइज, ठीक है, क्योंकि जहाँ डेवलप कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा फेवर हो जाता है यूएन, या फिर यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलप कंट्री है वहाँ तरफ, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है ग्लोबल लेवल में ट्रेड से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाते हैं कि जो डेवलप कंट्री उसके द्वारा या फिर उसके लिए जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ये चीज़, ये जो है देखने को मिलता है, मतलब अनफेयर ग्लोबल ट्रेड रूल्स बना रहे हैं, ये एक दिक्कत है, कंसर्न होता है। फिर वीकनिंग हो रहा है मल्टीलेटरिज्म, जैसे कि अभी का बात कर लो, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फेस लेजिटिमेसी क्राइसिस एंड फंडिंग शॉर्टेज, WHO was criticized during the pandemic for alleged bias and a lack of early action eroding trust। इस तरीके से देखो, जैसे कि एट प्रेजेंट अगर बात करें कोरोना वायरस आया या फिर पेंडेमिक आ रहे हैं, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनने क्या किया, अर्ली वार्निंग जारी नहीं किए। अब अर्ली वार्निंग जारी नहीं कर रहे हो मतलब एक ट्रस्ट जो होता है उसको तो इरोड ही कर पाओगे, इरोड कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग WTO का, अगर ट्रेड डिसरप्शन हो रहा है कहीं पे भी, अगर ट्रेड डिसरप्शन हो रहे हैं और जो है WTO के द्वारा कुछ अर्ली वार्निंग जारी नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ रूल्स से रेगुलेशन नहीं ला रहे हैं, तो इससे WTO का क्या होगा, एक जो ट्रस्ट बना रहते हैं, ट्रस्ट जो है इरोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है वीकनिंग देखने को मिलता है, चाहे फंडिंग के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर अकाउंटेबिलिटी के रेस्पेक्ट में ले लो।
हर डायमेंशन से जो है यहाँ पर वीकनिंग देखने को मिल रहा है। फिर क्लाइमेट इनजस्टिस, क्योंकि डेवलप कंट्री, मोस्टली जो डेवलप कंट्री उन्होंने क्या है इमिशन कर करके डेवलपमेंट बना लिए, है ना, डेवलप हो गए। लेकिन जो एट प्रेजेंट डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो इमिशन करता है तो जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को बोलते हैं कि इमिशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट का इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल साउथ कॉन्ट्रीब्यूट लिस्ट टू क्लाइमेट चेंज, लेकिन यही लोग जो है सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट का, चाहे फ्लड के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर ड्रॉट के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर फूड इनसिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में ले लो। क्लियर है, तो ये क्लाइमेट इनजस्टिस भी हैं। फिर डेप्ट क्राइसिस, फाइनेंस वल्नरेबिलिटी, ये भी एक मेजर चैलेंजेस हैं, कंसर्न है। फिर इनइक्विटेबल एक्सेस टू ट्रांसफ़र या फिर टेक्नोलॉजी का बात करो तो, क्योंकि डेवलप कंट्री है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलपमेंट है, लेकिन ये जो डेवलप कंट्री है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, ये लोग क्या है डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। इससे क्या होता है कि यहाँ पर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक जो वर्ल्ड का एक पार्ट है जहाँ पे पूरा हाई टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक पार्ट को देखोगे वर्ल्ड में वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, या फिर स्लो पेस से जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है इक्विटेबल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये समझ आ गया क्या चैलेंजेस हैं, क्या इशू थे। बट अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, तो इंडिया को क्या ऐसे मेजर लेना चाहिए जिससे जो है ग्लोबल साउथ में अपना वॉइस को यहाँ पे इन्हेंस कर सके एज अ ग्लोबल साउथ लीडर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग करना है, कलेक्टिवली प्लेटफॉर्म बनाओ, मतलब इंडिया कैन इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेटफॉर्म लाइक दी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। इस तरीके से कुछ जो है एक प्लेटफॉर्म इमर्ज होकर आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे जितना भी ग्लोबल साउथ के पीपल है वहाँ पे मीटिंग कर सके, गैदर हो सके और अपना वॉइस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो बिल्डिंग कर सकते हैं कलेक्टिवली प्लेटफॉर्म। फिर रिफॉर्म करो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यूएनएससी हो गया, और यूएनएससी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वेटो पावर है, यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए। इंडिया को वेटो पावर मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, डाइवर्सिफाई कंट्री है ना। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, इसमें मिलना चाहिए इसको वेटो पावर का। फिर आईएमएफ हो गया, मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो जितना भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे जो है रिफॉर्मिंग की जरूरत है। जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। फिर डेवलपमेंटल फाइनेंस यहाँ पे मोबिलाइज करो, क्योंकि जिस तरीके से एट प्रेजेंट जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जितना भी इससे रिलेटेड इशू हो रहे हैं, जैसे विथ सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर लाइक जापान, मल्टीलेटरल बैंक, इंडिया कैन चैंपियन ऑफ द ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड। एक डेवलपमेंट फंड बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्री हैं, तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो अपने फंड से, है ना, जो ग्लोबल साउथ का एक फंड बना सकते हो, वही फंड से जो है उस फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे निपटान किया जा सके। अब देखो डेवलपिंग कंट्री अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होते हैं तो किसके पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या फिर कुछ इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितना भी जो क्राइसिस आना चाहिए वो क्राइसिस और ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी श्रीलंका में क्राइसिस आया था, तो श्रीलंका का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो है डिवाइड करो, साउथ साउथ ट्रेड कनेक्टिविटी यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, है ना, क्योंकि साउथ और साउथ कनेक्टिविटी के लिए प्रॉपर रोड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो साउथ साउथ कनेक्टिविटी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो और अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएंगे, है ना, हर फील्ड में जो है ठीक तरीके से ध्यान दे पाएंगे, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी रोल को, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर का बात कर लो या फिर जितना भी ओशन में पायरेसी हो रही है, ये सब जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक क्या है एज अ ग्लोबल लीडर यहाँ पे इमर्ज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है कोऑर्डिनेट होना चाहिए। पीस के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका कंक्लूजन का बात करें तो ए स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ रिक्वायर यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, क्रेडिबल लीडरशिप एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस गाइडेड बाय इंडियन इक्यूज ऑफ द वासुधैव कुटुंबकम, जो कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का बात करते हैं। इंडिया कैन एम्पलीफाइंग सदर्न प्रायोरिटी विथ इंक्लूसिविटी एंड बैलेंसेस
इट्स लीडरशिप कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल साउथ फ्रॉम पैसिवाइज इनटू एक्टिव शार्पर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। अब देख लो, इस तरीके से जो है हम लोग प्रॉपर वे में कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये टॉपिक। चलो अब जो है नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं यूएन का रिफॉर्म के बारे में, क्योंकि ये इसी से जो है लिंकेजेस हैं, लेकिन ये अलग टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हमें पता है कि 18 जनरल असेंबली का सेशन हुआ है। ठीक है, प्रेजेंटली यहाँ पे हुआ है। इंडिया की तरफ से जो है इंडियन एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर एड्रेस किए हैं 18 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, जो कि इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में पड़ते हैं। तो जो है क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रीवियसली स्लाइड में हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस किया वेटो पावर का। ठीक है, अब वेटो पावर कैसे चेंज होना चाहिए, क्या यूएन में रिफॉर्म आना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि नीड क्या है रिफॉर्म का। ठीक है, हम लोग रिफॉर्म बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों जरूरी है रिफॉर्म, सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे ग्रिड लॉक इन द डिसीजन मेकिंग। जो वेटो पावर है, जो 5 परमानेंट बॉडी हैं, परमानेंट कंट्री हैं, वही बताया प्रीवियसली इसमें कि जो 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर अगर फेवर में है, लेकिन एक अगर इसमें अगेंस्ट हो गया तो अगेंस्ट का बात माने जा रहे हो। मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है यहाँ पे अनफेयर टाइप से हो रहा है। खुद सोचो, यहाँ पे 4 मेंबर फेवर में है, एक अगेंस्ट में जा रहा है, तो 4 का बात मानना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे एक का बात माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ग्रिड लॉक हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे जो है रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो है आउटडेटेड एंड अनरिप्रेजेंटेटिव, ग्लोबल साउथ से अगर बात करोगे तो एक चाइना है जिसके पास वेटो पावर है, बाकी जितना भी कंट्री है किसी के पास भी वेटो पावर का दर्जा यहाँ पे नहीं है। साउथ अफ्रीका भी डिमांड करते हैं कि उसे भी जो है वेटो पावर मिलना चाहिए। इंडिया अपने लेवल में डिमांड करते हैं कि वेटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट जो है साउथ अफ्रीका के पास भी वेटो पावर नहीं है, इंडिया के पास भी वेटो पावर नहीं है। तो यहाँ पे वेटो पावर होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाई कंट्री है। और एक चीज़ और देखना कि जो अफ्रीका कंट्री है, तो अफ्रीका कंटिनेंट में भी कोई कंट्री के पास वेटो पावर नहीं है। ठीक है, एशिया में अगर बात करोगे तो चाइना के पास बस है। तो और जो है अदर टर्म में बात करेंगे तो जो यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन जो फॉर्म हुए थे 1945 में फॉर्म हुए थे, और अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो उस हिसाब से जो है एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हमें जो है इसको जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1945 में बना था, उसका स्ट्रक्चर उसी सिचुएशन के हिसाब से बने थे, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, मॉडर्न डे के हिसाब से जो है इसको रिफॉर्म करना है। बाकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जो डेवलप कंट्री मोस्टली वही लोग जो है ज़्यादा यहाँ पे डोनेशन देते हैं। अगर सपोज करो यूएन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं, और एक टाइम आया कि यूएन जो है विड्रॉ कर लिया, तो पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा यूनाइटेड नेशन का, यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा इनस्टेबिलिटी में आ जाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है यहाँ पे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आता है कि यूएन इज प्रॉब्लिंग ब्यूरोक्रेसी, स्लो रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, सफ़र फ्रॉम करप्शन, मिसयूज ऑफ फंड, है ना, मिसकंडक्ट, इस तरीके से जो है इशू यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर जो क्राइसिस हो रहा है क्राइसिस में ठीक तरीके से रिस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें लेवल में, इस लेवल में भी यहाँ पे जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी देखने को मिल रहा है। फिर इरोजन हो रहा है सॉवरेनिटी का, क्योंकि देखो रिस्पॉन्ड जहाँ करना चाहिए वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, करप्शन के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, करप्शन के रेस्पेक्ट में अलेज लग रहे हैं, तो जो सॉवरेनिटी है ना, वो यहाँ पे क्लियरली इरोड होते हुए दिखाई देते हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, समझ आ गया। फिर कंपीटिंग ग्लोबल एंड द रीजनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अभी राइज हो रहे हैं G20 का, ब्रिक्स का, है ना, अफ्रीकन यूनियन का, ये जो है इसका अल्टरनेटिव राइज हो रहा है। यूएन तो अलग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में G20 हो गया है, ये राइज देखने को मिल रहे हैं। ब्रिक्स हो गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी अगर नेक्स्ट देखें तो इंडिया का क्या रोल है ड्राइविंग यूएन रिफॉर्म के रेस्पेक्ट में। बाकी तो जनरलाइज भी हम लोग देख ही चुके हैं कि क्यों हमें जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन ड्राइविंग यूएन रिफॉर्म। सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपांसन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एज अ मेंबर ऑफ द G4 ग्रुप, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान
इंडिया एडवोकेट इंक्रीज होना चाहिए यूएनएससी का, जो मेंबर है एट प्रेजेंट जो है 5 मेंबर है यूएनएससी में, ये 5 मेंबर का यहाँ पे एक्सपांसन होना चाहिए और एक्सपांसन भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे कि G4 ग्रुप है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इसको भी जो है यूएनएससी में फॉर्मेशन होना चाहिए, यूएनएससी का पार्ट होना चाहिए। ये इंडिया जो बोलते हैं। फिर इंडिया रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ को, ठीक है। इंडिया जो है ग्लोबल साउथ एज ए लीडर इमर्ज हो के आया है, तो इंडिया को भी यहाँ पे इंक्लूड होना है। फिर प्रमोट कर रहे हैं मल्टीलेटरिज्म को। इंडिया कैन एक्ट एज अ वॉइस ऑफ द रीजन इन द इरा ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन, प्रमोट डिप्लोमेसी ओवर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। इंडिया जो है पीस को फॉलो करते हैं, न कि कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये भी जो है मल्टीलेटरिज्म यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं इंडिया, जिसके थ्रू जो है यूएनएससी में इसका पार्टिसिपेशन हो सके। क्लियर। फिर स्ट्रेंथनिंग करो काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर इंडिया अगर अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो जो है पूरे वर्ल्ड लेवल में कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और मोस्टली जो है टेररिज्म के केसेस जो है इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, तो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा काउंटर टेररिज्म को, काउंटर टेररिज्म करो, है ना, टेररिज्म को यहाँ पे पूरा नष्ट करो, ठीक है। तो ये यहाँ चीज़ होना चाहिए। फिर लेवरेज कर सकते हैं हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड इन द डीकोलोनाइजेशन, ह्यूमन राइट, एंटी अपार्थाइड इफर्ट, पीस कीपिंग, है ना, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये सब चीज़ हम लोग इसको शो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंडिया पहले कोलोनाइज था फिर डीकोलोनाइज हुए। इंडिया जो है ह्यूमन राइट को फॉलो करते हैं, है ना, एंटी अपार्थाइड सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करते हैं। फिर पीस कीपिंग जो है इसको फॉलो करते हैं। बताया था ना कि इंडिया जो है पीस को फॉलो करते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर को फॉलो करते हैं। तो हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बता सकते हैं, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं कि क्या स्टेप जो है इंश्योर हो सकते हैं जिससे इफेक्टिवली एंड इंक्लूसिवली रिफॉर्म हो सके एट यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन यहाँ पे होना चाहिए। जस्ट बोल देने से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखे जाना चाहिए, जैसे कि मूव फ्रॉम ब्रॉड डायलॉग टू टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन अंडर द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेसेस विच क्लियर डेडलाइन एंड नेगोशिएटेड राउंड प्रिवेंट स्टेलिंग वाया प्रोसीजरल फूड ड्रैगिंग। तो देखो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन का मतलब यही होता है कि पहले मीटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब मीटिंग से अगर हट के थोड़ा है टेक्स्ट बेस्ड या फिर रिटन फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि रिटन फॉर्मेट में होगा तो एज अ एविडेंस यहाँ पे भी हम लोग जो है रख सकते हैं। फिर जो है रिफॉर्म और लिमिट होना चाहिए यूज़ ऑफ द वेटो पावर, ये तो बात ही हो रहा है कि बार बार कि वेटो पावर इंक्रीजिंग होना चाहिए। फिर लिंक होना चाहिए मेंबरशिप विथ कंट्रीब्यूशन एंड बर्डन शेयरिंग, जैसे कि एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो जो पीस कीपिंग मिशन है यूएन का, यहाँ पे इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट है। इंडिया के तरफ से बहुत सारे ट्रूप वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं। बाकी इम्प्रूव करो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी एंड डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी को। रिफॉर्म करना पड़ेगा वोटिंग रूल इनकी, अगर यूएनएससी में अगर कोई वोटिंग कर रहे हो तो एज क्यों वोटिंग कर रहे हो, इसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करोगे तो कोलिशन होना चाहिए जिससे बिल्ड कर सके मोमेंट को, जैसे कि यूज फॉरम आउटसाइड, जैसे कि यूएन का G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, नेम हो गया, IBS हो गया, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो अपने लेवल को इंक्रीज करने के रेस्पेक्ट में। या फिर इस प्लेटफॉर्म में बात करो कि जो है यूएन में इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यूएनएससी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यूएन काउंसिल में जो है जो वेटो पावर होता है वेटो पावर इंडिया को मिलना चाहिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं अदर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। फिर इस तरीके से जो है अंत में, है ना, इंडिया में अगर कंक्लूजन का बात करोगे तो फॉर द यूएन टू रिमेन रिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी, रिफॉर्म मस्ट बैलेंस पावर बिटवीन हिस्टोरिकल ग्लोबल पावर एंड इमर्जिंग नेशन इफेक्टिवली। Inclusive reform will not only strengthen global governance but also enhance the legitimacy of the UN in addressing institutional peace, security and governmental challenges। तो इस तरीके से इसका पूरा डाइवर्सिफाई कंटेंट यहाँ पे लिखा गया है विथ अ पॉजिटिव एंडिंग के साथ, ठीक है।